बांस लकड़हारे की कहानी ताकेतोरी मोनोगातारी एक 10वीं शताब्दी की जापानी मोनोगातारी काल्पनिक गद्य कथा है। इसे जापानी लोककथा का सबसे पुराना गद्य कथा माना जाता है। हालांकि इसका सबसे पुराना मौजूदा पांडुलिपि 1592 से है। राजकुमारी कागुया की खोज 17वीं सदी के अदो काल से चित्रण। इस कहानी को अपने नायिका के कारण राजकुमारी कागुया की कहानी कागुया हिमे नो मोनोगातारी के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी मुख्यतः कागुया हिमे नामक एक रहस्यमय लड़की के जीवन का विवरण है, जिसे एक चमकते बांस के पेड़ के अंदर शिशु के रूप में पाया गया था। ताकेतोरी नो ओकिना कागुया हिमे को अपने घर लाता है। तोसा हिरोमुची। एक दिन, एक वृद्ध, निसंतान बांस लकड़हारा, जिसका नाम था ताकेतोरी नो ओकिना, बांस काटने वाला बुढ़ा, बां के जंगल से गुजर रहा था। उसे अचानक एक रहस्यमय, चमकती हुई बांस की डंठल मिली। उसे काटकर खोलने पर उसे अंदर एक शिशु मिला जो उसके अंगूठे जितना बड़ा था। इतनी सुंदर कन्या पाकर वह खुश हो गया और अपने साथ घर ले गया। उसने और उसकी पत्नी ने उस शिशु की अपने संतान जैसे परवरिश की और उसे नाम दिया कागुया हिमे। उसके बाद ताकेतोरी नो ओकिना ने पाया कि जब भी वह बांस के डंठल काटता था, अंदर सोने का डला होता था। धीरे धीरे वह अमीर हो गया। कागुया हिमे एक नन्हे शिशु से बड़ी होकर एक साधारण आकार और असाधारण सुंदरता वाली औरत बनी। ताकेतोरी नो ओकिना उसे बाहरी लोगों से दूर रखने की कोशिश करता था, पर समय के साथ उसकी सुंदरता की खबर फैलती गई। अंत में 5 राजकुमार ताकेतोरी नो ओकिना के घर पहुंचे कागुया हिमे से शादी करने का प्रस्ताव लेकर। राजकुमारों ने धीरे धीरे ताकेतोरी नो ओकिना को मना लिया कि वह कागुया हिमे को उन 5 में से किसी को चुने। कागुया हिमे ने राजकुमारों के लिए असंभव कार्य रचे और कहा जो राजकुमार अपना निर्धारित वस्तु लाएगा, वह उससे शादी करेगी। उस रात ताकेतोरी नो ओकिना ने 5 को बताया कि किसे क्या लाना है। पहले को कहा गया कि वह भारत से गौतम बुद्ध के पत्थर के भीख का कटोरा लाए, दूसरे को होराई के मिथकीय द्वीप से एक आभूषित टहनी, तीसरे को चीन के अग्नि मूषक के वस्त्र, चौथे को ड्रैगन के गले से एक रंगीन मणि और 5वें को चिड़ियों से जन्मा एक कौड़ी। पहला राजकुमार समझ गया कि यह कार्य असंभव था, इसलिए वह एक महंगा कटोरा लेकर आया, पर कटोरा दिव्य प्रकाश से उज्ज्वल नहीं था, जिससे कागुया हिमे उसकी चाल को समझ गई। इसी तरह 2 अन्य राजकुमारों ने भी उसे नकली वस्तुओं से धोखा देने की कोशिश की पर असफल रहे। चौथे ने एक तूफान का सामना करने के बाद हार मान लिया और 5वां अपने प्रयास में मारा गया। इसके बाद जापान के सम्राट मिकादो इस असाधारण रूप से सुंदर कागुया हिमे को देखने आए और मुग्ध होने के बाद उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उनको राजकुमारों जैसे असंभव कार्य नहीं दिया गया, पर कागुया हिमे ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, यह कहकर कि वह उनके देश की नहीं है, इसलिए उनके साथ महल नहीं जा सकती। वह सम्राट के साथ संपर्क में रही, पर उनके निवेदनों और प्रस्तावों को खारिज करती रही। उस ग्रीष्म काल में जब भी कागुया हिमे पूर्णिमा को देखती थी, उसकी आंखें भर आती थीं। ताकेतोरी नो ओकिना और उसकी पत्नी इससे बहुत चिंतित थे और उसे पूछते थे, पर वह उन्हें अपना दुख बता नहीं पाती थी। उसका व्यवहार और अस्थिर होता गया जब तक एक दिन उसने यह जाहिर किया कि वह इस दुनिया की नहीं है और उसे चांद पर अपने लोगों के पास वापस जाना पड़ेगा। कहानी के कुछ संस्करणों में कहा जाता है कि उसे किसी अपराध के सजा के तौर पर पृथ्वी भेजा गया था, पर कुछ अन्यों में उसे एक आकाशीय युद्ध के दौरान सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया था। जो सोना ताकेतोरी नो ओकिना को मिल रहा था, वह दरअसल कागुया हिमे का ध्यान रखने के लिए चांद से भेजा गया वेतन था। कागुया हिमे की चांद को वापसी। जैसे जैसे उसके वापसी का दिन पास आता गया, सम्राट ने उसके घर पर पहरेदार भेजे ताकि उसे चांद के लोगों से दूर रखें, पर जब दिव्य जीवों का प्रतिनिधि दल ताकेतोरी नो ओकिना के दरवाजे पर पहुंचा, तब पहरेदार एक अजीब प्रकाश से अंधे हो गए। कागुया हिमे ने घोषणा की कि भले ही वह पृथ्वी पर अपने सभी मित्रों से प्यार करती है, उसे चांद पर अपने सच्चे घर पर लौटना होगा। उसने अपने परिजनों और सम्राट के प्रति दुख भरे माफीनामे लिखे और परिजनों को अपने वस्त्र एक स्मारक के रूप में दिए। फिर उसने अमृत को हल्का सा चखा, अपने खत से उसे जोड़ा और एक अधिकारी को दिया। उसे खत देने के बाद उसके कंधों पर पंखों का लबादा रखा गया और वह पृथ्वीवासियों के प्रति अपना सारा दुख और दया भूल गई। फिर आकाशीय दल उसे तसुकी नो मियाको, चांद की राजधानी, पर ले गए, उसके रोते बिलखते माता पिता को छोड़कर। अलविदा लेती राजकुमारी ताकेतोरी नो ओकिना और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए और बीमार पड़ गए। वह अधिकारी कागुया हिमे के दिए वस्तुओं के साथ सम्राट के पास पहुंचा और पूरे घटना की व्याख्या की। सम्राट उसका खत पढ़कर दुख से भर गए। उन्होंने अपने सेवकों से पूछा,
कौन सा पर्वत स्वर्ग से सबसे करीब है? जिसका एक ने उत्तर दिया, सुरुगा प्रांत का महान पर्वत। सम्राट ने आदेश दिया कि उसके सेवक उस खत को पर्वत की चोटी पर ले जाएं और जला दें, इस आशा में कि उनका संदेश राजकुमारी तक पहुंच जाए। उन्होंने अमृत को भी जलाने का आदेश दिया, क्योंकि वे कागुया हिमे को बिना देखे हमेशा के लिए जीना नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि जापानी में अमरता का शब्द फुशी की पर्वत का नाम बन गया, फुजी पर्वत। ऐसा भी कहा जाता है कि पर्वत के नाम का कांजी अर्थात योद्धों से भरा पर्वत सम्राट के सेना के पर्वत पर चढ़ने के आया है। कहते हैं कि खत के जलने का धुआं आज भी पर्वत के चोटी से निकलता है। पिछले सदियों में फुजी पर्वत का ज्वालामुखी अधिक सक्रिय था। दोस्तों, पहले के समय में दादी या नानी बच्चों को कहानी सुनाया करती थी। इन कहानियों में कोई मॉरल या सीख भी होती थी। इससे बच्चों का मनोरंजन तो होता ही था, साथ ही उन्हें अच्छे संस्कार भी मिलते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में यह विधा कहीं खोती जा रही है और बच्चे इस अद्भुत तजुर्बे से महरूम रह रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस परंपरा को कायम रखें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।